Now next question is, read the following hypothetical situation. Answer question number 9 and 10. आपको एक आ गया, पुनीत एंड राजू आर पार्टनर इन अ क्ले टॉयज मेकिंग फर्म. देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली. ये क्लियर? ठीक है. The firm allowed Puneet to get a commission of 10% on the net profit before charging any commission. यहाँ किसकी बात हो रही है? Before. और आगे देखो, and Raju to get a commission of 10% on the net profit after charging all. After charging, तो after charging और before charging तो clear है ना सबको. यहाँ पर क्या होगा? 10/100. But what about here? 10/110. That is 10/100 plus rate. ये किया था. ठीक है. Following is the P&L appropriation account for the year ended 31st March 2020. ये P&L appropriation account है. आपको क्या करना है? पहले इस अकाउंट को कंप्लीट करना है. बस आपको जो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर आपको पहले क्या करना है? इस अकाउंट को क्या करना है? कंप्लीट करना है. दिस इज द अकाउंट. ये अकाउंट है. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये चीज आप कैसे बनाओ, ये वैल्यू कैसे आए? क्योंकि जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते. 10% ऑफ, मान लो मैंने एक्स ले लिया भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का ही तो 10% यहाँ गया होगा. तो एक्स का अगर 10% जो है आपका, इट इज इक्वल टू व्हाट? 44,000. तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 44,000 इंटू 100/10. ये क्लियर? तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 44. तो कितना हो गया? 4,40,000. ये आ रहा था. तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 4,40,000. ये क्लियर? ठीक है. अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया. क्वेश्चन में ये कहा गया आपको, द फर्म अलाउड पुनीत टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग. अगर पुनीत की कमीशन, ये आपको गिवन ही है 44,000, तो यहाँ आपका है 4,40,000. यही है ना आपका. यहाँ जो आपका अमाउंट है वो कितना है? आपका अमाउंट है 4,40,000. 4,40,000 में से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा जिस पर आप राजू को कमीशन दोगे. यस और नो? 4,40,000 में से जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास वो अमाउंट आएगा जिस पर राजू को आप कमीशन दोगे. मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे 4,40,000 में से 4,40,000 में से आप इस 44,000 को माइनस कर दोगे, यू विल हैव 3,96,000. कितना आ जाएगा? 3,96,000. यही आ रहा था आपका. ठीक है. अब राजू को कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%. तो आपने लिखा 3,96,000 इंटू 10/100 प्लस 10. यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा? 110. ये क्लियर हो गया. ठीक है. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 11 3 जा 33, 11 6 जा 66. तो राजू को जो कमीशन जाएगी वो क्लियर होगी, 36,000 जाएगी. ये क्लियर हो गया पॉइंट. तो राजू की कमीशन भी आ गई 36,000. तो राजू की जो कमीशन है वो कितनी आ गई? 36,000. तो राजू की जो कमीशन है वो कितनी होगी? 36,000. चलो जी, ये भी लिख लेते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आगे चलो. अब प्रॉफिट दोनों को ऐड करके 4,40,000 में से माइनस कर दो तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिविजिबल आ जाएगा आपका. तो 4,40,000, देखो ये आपका प्रॉफिट कितना था? 4,40,000. ये समझ में आ गया. ठीक है. 4,40,000 में से पुनीत को कितना इंटरेस्ट दिया आपने? 4,40,000 में से पुनीत को आपने इंटरेस्ट दिया 44,000. ये भी लेस कर दोगे. 4,44,000 में से राजू को कितना इंटरेस्ट दिया आपने? 36,000. तो ये भी माइनस हो जाएगा. ये सब माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आया होगा वो आपका कितना आया होगा? 3,60,000. ये कितना आएगा? 3,60,000. ये क्लियर हो गया? कितना आएगा? 3,60,000. तो कैन आई से दैट जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा? 3,60,000. ठीक है. अब आप क्वेश्चन में पढ़ो. अब आप क्वेश्चन में देखो, क्या आपको रेशियो गिवन है दोनों का? क्या क्वेश्चन में दोनों का रेशियो गिवन है? नहीं है तो क्या मानोगे? इक्वल. अगर इक्वल रेशियो है तो क्या ये चीज क्लियर होगी कि दोनों को कितना मिलेगा? 1,80,000, 1,80,000. ये क्लियर हो गया.
तो दोनों को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना कितना होगा, 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000। क्लियर हो गया यहाँ तक? सारी इंफॉर्मेशन हो गई क्लियर? अब देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राजू की कमीशन कितनी आई है, राजू की कमीशन, तो देख लेते हैं कितनी आई है। भैया राजू की कमीशन आई है 36,000, राजू की कमीशन कितनी आई है 36,000, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। पुनीत का प्रॉफिट शेयर कितना है 1,80,000, ये आपका क्वेश्चन था। तो मेन पॉइंट था कि पहले उस अकाउंट को आपको बनाना आना चाहिए, वो बनाते हुए जो क्वेश्चन थे आप। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर की बना, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म की बना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। सबसे पहले तो भैया यही होता है कि P&L अकाउंट से P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता है, इसी प्रॉफिट से तो गारंटी अमाउंट निकालना। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो कौन थर्ड थर्ड की शुरुआत कहाँ से हो रही है? अब या तो ये होगा आपका आंसर या ये होना चाहिए, ये दोनों तो खत्म हो गए ऑप्शन से बाहर। इसके बाद क्या होता है, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर होता है या गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। इसके बाद होता है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि मैं इतना प्रॉफिट आपको करके दूंगा। फिर क्या होता है गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, और फिर क्या होता है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। तो राइट आंसर जो होगा आपका दैट इज ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is, if 10,000 shares of rupees 10 each were forfeited for non-payment of final call money of rupees 3 per share and only 7,000 shares were issued। पहले यहाँ तक की बात करते थे। टोटल शेयर कंपनी ने कितने रीइश्यू की, टोटल शेयर कंपनी ने कितने इश्यू किए थे 10,000। एक शेयर कितने का था 10 रुपीज का, जिसमें से कंपनी ने रिसीव कितना अमाउंट किया है पर शेयर 7 रुपीज। 3 रुपीज पर शेयर कंपनी ने अभी भी रिसीव नहीं किया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ रुपीज 3। तो ये जो फाइनल कॉल मनी थी 3 रुपीज पर शेयर की, ये अभी रिसीव नहीं हुई। समझ में आ गया? तो जो टोटल अमाउंट फर्म ने रिसीव किया होगा, टोटल अमाउंट रिसीव, इसके बाद शेयर क्या हो गया, फोरफिटेड हो गया ना, कंपनी ने क्या किया फोरफिटेड। तो फोरफिटेड अमाउंट जो है आपका टोटल शेयर फोरफिटेड अमाउंट, उसकी वैल्यू कितनी 10,000 इंटू 7 दैट इज 70,000। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो 10,000 शेयर कंपनी ने फोरफिट कर दिए हैं, ये जो 10,000 शेयर कंपनी ने फोरफिट कर दिए, इसमें से 7,000 शेयर क्या कर दिए रीइश्यू। तो 10,000 में से 7,000 शेयर हो गए रीइश्यू। अब आपको ये पूछा जा रहा है वो जो रीइश्यू किया है वो किस प्राइस पर किया है, एट ₹11 दैट इज 10+1। ये तो प्रीमियम में रीइश्यू हुआ है, किस पर इश्यू हुआ है 10+1। फिर आपको एक आ गया है एज फुली पेड अप, then what is the amount of maximum possible discount that company can allow at the time of reissue of the remaining 3,000 share। इसको करने के दो मेथड है। देखो टोटल शेयर फॉरफिटेड कितने थे 10,000, उसमें से रीइश्यू कितने हुए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ 3,000, यही का हो गया, इनटू टोटल शेयर फॉरफिटेड वैल्यू कितनी थी 70,000। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 21,000। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो या आप इसको ऐसे समझो, जैसे कंपनी ने 10,000 में से 7,000 शेयर क्या किए होंगे रीइश्यू किए होंगे। अगेन ये फॉरफिटेड वैल्यू कितनी थी 70,000, इसको सॉल्व करके आपका आया होगा 49,000, यही आया। ये अमाउंट कंपनी कहां पे ट्रांसफर कर देती है कैपिटल रिजर्व। तो टोटल अमाउंट जो 70,000 था इन शेयर के रीइश्यू होने के बाद 49,000 तो ट्रांसफर हो गया, तो अब कितना अमाउंट बचा 21,000। तो मैक्सिमम कंपनी अब इतना ही डिस्काउंट दे सकती है जब कंपनी इन शेयर को क्या करेगी रीइश्यू करेगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज एज पर कंपनी एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ये सिर्फ 5 स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है।
पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वो 5 पर्पस कौन कौन से होते हैं। ये वो 5 पर्पस होते हैं। SPR कैन बी यूज्ड ऑन द फॉलोइंग 5 एक्टिविटीज। फर्स्ट, इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है वहां इसका यूज किया जाता है। राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। इश्यू डिबेंचर और शेयर इश्यू करने में जो भी खर्चा आता है उसको राइट ऑफ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया है ना। आपने जब किया था राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसमें SPR भी आया था, कैपिटल रिजर्व, फिर SPR, फिर जनरल रिजर्व, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो वहां इसका यूज होता है। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या बाइंग बैक शेयर्स। जब कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदती है तो वहां इसका यूज होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब यहाँ अगर आप ऑप्शन देखो, यहाँ अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिखाया था? बाई बैक ऑफ डिबेंचर नहीं है, बाई बैक ऑफ शेयर्स है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? प्रीमियम पेबल और रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर। समझ में आ गया? यानी कि मैं कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ आपकी, ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है आपका। क्लियर हो गया यहाँ तक? इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर में जो भी खर्चा होता है आपका, तो जब कंपनी रिडीम प्रीमियम पर कर रही है तो खर्चा ही तो हो रहा है कंपनी का वो। तो कंपनी अपने एंड पर वो कहाँ से यूज करेगी उसको? वो SPR से ही ट्रांसफर करेगी वहां पर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। और फिफ्थ वाला क्या है आपका? फॉर पेइंग प्रीमियम पेबल और रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। समझ आ गया? कि जब कंपनी देखो इश्यू ऑफ शेयर में जो भी आपका बोनस शेयर वगैरह सारी सॉरी आपका जो ब्रोकरेज फीस होती है या प्रोस्पेक्टस का खर्चा होता है वो सारा यहीं से निकाला जाता है, यहीं से राइट ऑफ किया जाता है। तो दिखाई दे रहा है आपको कि शेयर और डिबेंचर को इश्यू करने में जो खर्चा होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर पेइंग प्रीमियम पेबल और रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर। लेकिन जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है और उस पर क्या पे कर रही है? प्रीमियम। यानी कंपनी ने आपको दिया 100 रुपए का, कंपनी कह रही है जब हम वापस लेंगे तो हम आपको 150 रुपए देंगे। तो वो जो 50 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो भी यहीं से लिए जाएंगे। समझा क्या? इश्यू ऑफ डिबेंचर का तो सारा खर्चा कंपनी उठा ही रही है। अपार्ट फ्रॉम द रिडीम में जो एक्स्ट्रा रिडीम्पशन पे प्रीमियम पे किया जाता है रिडीम्पशन पर, वो भी इसी में से राइट ऑफ किया जाता है, यहीं से पे किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये एज इट इज ही आपको गिवन था ऑप्शन में, ये आपको एज इट इज ही गिवन है आपको। ठीक है। बाई बैक ऑफ डिबेंचर नहीं होता, क्या होता है? बाई बैक ऑफ शेयर्स। और राइट ऑफ किसको करते हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। और क्या होता है? बोनस शेयर जब कंपनी इशू करती है तो वहां भी किसका यूज होता है? SPR का होता है। तो ये सारे पांचों पॉइंट क्लियर हो गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। गंगा एंड जमुना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। रेशियो कितना है? 2:1। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये गिवन है आपको, दे एडमिट सरस्वती फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है। On the date of admission, Ganga's capital was 1,02,000. Jamuna's capital was 73,000. Okay. Next information is Saraswati bring rupees 25,000 as her share of goodwill. And she agreed to contribute proportional capital of the new firm. How much capital will be brought by Saraswati? तो पहले तो भैया स्टेप 1 क्या होता है? हमें क्या फाइंड करना होता है स्टेप 1 में? स्टेप 1 में हमें फाइंड करना होता है टोटल एडजस्टेड कैपिटल। तो गंगा की कितनी है? 1,02,000। फिर जमुना की कितनी है? 73,000। उसके साथ सरस्वती जो गुडविल लेके आई है वो भी दोनों की कैपिटल में ऐड हो जाएगी, होगी ना? तो ये 25,000 भी ऐड कर दो। पहले यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? अभी अगर मैं टोटल करता हूँ 1,02,000, 73,000 और 25,000, तो 0,005,3,8,2,10, ये आपका आ रहा होगा 2 लाख। यही आ रहा है? ठीक है। ये आपका स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 ये होता है हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ न्यू फॉर्म फाइंड करना होता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ न्यू फॉर्म। एक सिंपल सी बात बताओ, टोटल शेयर हम 1 लेते हैं ना,
वन में से सरस्वती का शेयर कितना है? 1/5, ये ध्यान से समझना। वन में से सरस्वती का शेयर कितना? 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5। तो मैं बोल सकता हूँ गंगा और जमुना का जो टोटल शेयर है वो 4/5 है। 4/5 शेयर के हिसाब से ये कैपिटल आ रही है। तो कह रहे सीधा जो न्यू फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू होगी वो इस शेयर का क्या होगा? रेसिप्रोकेट होगा। यस और नो? होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4×5 = 20, तो ये हो गया 2,50,000। ये क्या हो गया? 2,50,000। अब बात ये हो रही है कि भाई न्यू फर्म की जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 2,50,000, जिसमें से इन दोनों की कैपिटल कितनी बन रही है? 2,00,000। तो बाकी का कौन लेके आएगी? सरस्वती। तो कहने से दैट कैपिटल ब्रॉट बाय सरस्वती, इसमें से 2,00,000 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 50,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किस किसका ठीक है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। Question is green and orange are partner. Green draws a fixed amount at the beginning of every month. ठीक है. Interest on drawing is charged at the rate of 8% per annum. At the end of the year, interest on green's drawing amounted to 25,000. Interest on drawing की वैल्यू green की given है. मंथली ड्राइंग ऑफ ग्रीन बर, तो मंथली ड्राइंग कितनी होगी? तो देखो आपको फॉर्मूला पता है, आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है आपका, इट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, इट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना है आपका? 8%। तो मैं लिखूं 8/100 इनटू क्या होता है? एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब आप एवरेज पीरियड निकालते हो, जब आप एवरेज पीरियड निकालते हो तो इसका फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मैं ड्राइंग को डीआर लिख रहा हूं, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद देखो यहाँ पे टाइम का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पे जो टाइम का मतलब है वो क्या? नंबर ऑफ। तो मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर यही होगा। तो अगर आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग की होगी तो उसके बाद पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, तो यहाँ तो 12 आ जाएगा। लास्ट ड्राइंग आपने नेक्स्ट ईयर के 1 मार्च को की होगी तो उसके बाद पूरा 1 महीना बचा हुआ है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 12 + 1/2 13/2, ये आपका 6.5। तो ये एवरेज पीरियड आपका हो गया 6.5। पहले बताओ ये क्लियर? ये कितना आ गया? 6.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपका वो गिवन है, कितना है? 2600। तो आपने लिखा 2600। टोटल ड्राइंग आपको फाइंड करना है, इसको मैं एक्स ले लेता, इंटू हो गया 8/100 इंटू एवरेज पीरियड हो गया आपका 6.5/12। ये क्लियर? ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो 2600 ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 8 × 6.5। ये क्लियर? डेसिमल रिमूव करता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हमें कैलकुलेट करना है, राइट? तो देखो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और 0। ये क्लियर हो गया। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30। ये भी क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26। ये भी क्लियर हो गया। फिर 2 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है आपका? तो ये आपका आ गया 60,000। यही आ रहा था सबका। ये पूरे 12 महीने की ड्राइंग आ गई, टोटल ड्राइंग आ गई उसकी। किसकी? ग्रीन की। ये किसकी आ गई? ग्रीन की। आपको उसने पूछा 1 मंथ की, तो 1 मंथ की क्या हो जाएगी? 60,000
डिवाइडेड बाय 12, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5000। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5000, इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 15 का और पार्ट है आपका। क्वेश्चन है गिरधर अ पार्टनर विड्रॉ ₹5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5000 इंटू 4 20,000 होगी टोटल ड्राइंग। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो गिरधर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना है 1500, ये भी गिवन है आपको। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2022 व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको ये ड्राइंग मिली, यानी कि ड्राइंग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो वी नो दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू R/100, क्योंकि यहाँ पर रेट आपको गिवन नहीं है, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो सबसे पहला देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आपको गिवन है, कितना है 1500। टोटल ड्राइंग 5000 ईच क्वार्टर, तो 5000 इंटू 12 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल ड्राइंग भी आ गया 20,000 इंटू R/100। एवरेज पीरियड देखो फर्स्ट क्वार्टर क्या हो गया 3 मंथ्स का, सेकंड क्वार्टर फिर 3 मंथ्स का, थर्ड क्वार्टर फिर 3 मंथ्स का, और फोर्थ क्वार्टर फिर 3 मंथ्स का। ये क्लियर होगी? फर्स्ट ड्राइंग कहां पर हुई है? बिगनिंग, तो यहाँ हुई होगी। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद पूरे के पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। लास्ट ड्राइंग हुई होगी बिगिनिंग ऑफ एंड क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर। इसके बाद कितने महीने बचे हुए हैं? 3 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 12। ये समझ में आ गया एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? ठीक है, तो देखो कैन आई से दैट ये हो जाएगा 1500 इक्वल टू 20,000 इक्वल टू R/100 15/2, ये तो हो गया 7.5/12। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो देखो R/100 ये डिवाइड है, यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 7.5 भी जब यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। आपको R फाइंड कर, अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इसको रिमूव कर दो तो यहाँ 0 आ जाएगा। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद 00 00 40, तो ये खत्म, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 और 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो R आपका आएगा 12% पर एनम, तो ये आपका आंसर आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म क्रेडिटर आर 70,000, ओके, फर्म्स कैपिटल इज 1,20,000, कैश बैलेंस इज ₹10,000, कैश बैलेंस कितना है ₹10,000, अदर एसेट्स रियलाइज। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, एसेट्स की रियलाइज वैल्यू तो गिवन है, लेकिन एसेट्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो गिवन नहीं। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन में कहाँ फंस रहे हो आप? यहाँ पे कोई बैलेंस शीट गिवन है, सिर्फ आपको पैराग्राफिक इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ऐसे केसेस में कंसेप्ट बताया था, क्या कहते हैं उसको, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कि जब आपको बैलेंस शीट गिवन हो, उसी पैराग्राफिक फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट का यूज करके जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं देखो, आप समझो इस चीज को। फिर आपको ये पूछा गया कि गेन और लॉस इन द रिलेशन अकाउंट विल बी, वो क्या होगा। अब देखो अगर मैं यहां पर एक बैलेंस शीट बनाता हूं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका लायबिलिटी, और यहाँ क्या लिखोगे आप एसेट। तो देखो लायबिलिटी वाली साइड में क्रेडिटर इस तरह से होता है सारा आपका, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में एक तो आएगा आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है 70,000, ये क्लियर हो गया। फर्म की कैपिटल, टोटल फर्म की कैपिटल की वजह, टोटल कैपिटल, कैपिटल यही आती है ना, टोटल फर्म कैपिटल वैल्यू,
ये भी आपको गिवन है 1,20,000, ये क्लियर, ठीक है। फिर कैश, कैश यहाँ सॉरी, कैश आपका यहाँ आ जाएगा। कैश की वैल्यू कितनी है आपकी 10,000, ये भी क्लियर। अदर एसेट्स रियलाइज्ड वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू निकालनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एसेट्स की। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये कितना आ रहा है 1,90,000। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 1,00,000। इसका मतलब जो अदर एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू थी, अदर एसेट्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है अपार्ट फ्रॉम कैश, वो कितनी है 1,80,000। ये आपने फाइंड कर। और इस बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। दिस इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम बैलेंस शीट। पहले इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आप देखो इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके अब आप बनाओगे रिलेशन अकाउंट। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके अब आपको क्या बनाना है, रिलेशन अकाउंट। तो जब मैं रिलेशन अकाउंट बनाऊंगा तो ये हो गया पर्टिकुलर, यहां भी आ गया आपका पर्टिकुलर, ठीक है। अब देखो ये डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले यहाँ पे अदर एसेट्स की मैं ओरिजिनल वैल्यू लिखूंगा, जो आपकी कितनी आई है 1,80,000। ये गानी क्लियर, ठीक है 1,80,000। उसके बाद आपको लाइबिलिटीज क्लोज करनी होती है, तो लाइबिलिटीज कितनी है 70,000। लाइबिलिटीज क्लोज होती है क्रेडिट साइड में, यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएगा आपका 70,000। क्या कैपिटल वैल्यू कहीं आती है रिलेशन में, नहीं आती। अब आपको कहा गया अदर एसेट्स को रियलाइज करके कितने पैसे मिले हैं आपको 1,50,000। ये देखो मिले ना। तो एसेट्स को रियलाइज करके जो पैसे मिलेंगे उनको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। यहाँ पे आप लिखोगे कैश अकाउंट। तो एसेट्स को रियलाइज करके आपको पैसे मिले हैं 1,50,000। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो एक्सटर्नल लायबिलिटी तो हमें पे करनी होती है, तो यहाँ पर भी आएगा टू कैश अकाउंट। तो जो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी ये आपने पे कर दी, कितना हो गया 70,000। अब 180 और 70 कितना 250, तो ये हो गया 2,50,000। और ये कितना हो जाएगा 220, हो गया। आपने यहाँ भी लिखा 2,50,000। तो क्रेडिट साइड ज्यादा बैलेंस यहाँ ट्रांसफर होगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है लॉस। तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है वो कितनी आ रही है 30,000, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 30,000 लॉस। कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ गया। 1 मार्क का क्वेश्चन था। फटाफट मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आपको, फिर रिलेशन अकाउंट बनाओगे, उसमें देखो कि बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो आपका लॉस, और वो कितना आ रहा है आपका 30,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन क्या है, निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3, ठीक है। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है, बुक्स वर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। हर साल बुक्स क्लोज होते 31st फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, सारा डाइड ऑन 1st February 2022। अब एक बात बताओ, 1st February 2022 तो कितने महीने काम किया होगा सारा ने करंट ईयर में 10 महीने। यहां से एक चीज तो क्लियर होगी ना कि सारा 1st Feb में सारा की डेथ हो गई है और ईयर एंडिंग है 31st मार्च। तो फेब और मार्च को छोड़ के बाकी 10 महीने तो काम किया ही है उसने। एक चीज ये तो समझ में आ ही रही है हमें, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपकी, एज पर द पार्टनरशिप डीड Sarah's executors are entitled to a share of profit till the date of death on the basis of sales turnover। सेल्स टर्नओवर का जो कंसेप्ट है वो क्या था कि प्रीवियस ईयर की जो प्रॉफिट होती है और प्रीवियस ईयर की जो सेल होती है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके पहले हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते हैं, यही करते हैं। और इसी प्रॉफिट परसेंट से तो करंट ईयर की सेल, भाई अभी ये तो पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो पहले निकल गई, 10 महीने बाद ही वो, पूरा साल तो हुआ नहीं है। तो 10 महीने में जितनी भी सेल हुई थी उसको इस प्रॉफिट परसेंट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो इस 10 महीने का क्या माना जाता है प्रॉफिट।
और उसके बेसिस में जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर उसको दे दिया जाता है। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट था, ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया आपको, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि प्रीवियस ईयर की सेल्स, ये आपको गिवन है 10 लाख। प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,20,000। ये भी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, सेल्स शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर में जो सेल हुई है प्रीवियस ईयर की कंपैरेटिवली उसका 10% बढ़ गई। तो प्रीवियस ईयर में सेल कितनी थी, 10 लाख। करंट ईयर में इसका 20% बढ़ा दो तो करंट ईयर की सेल कितनी होगी, 12 लाख। 10 लाख का 20,000 करोगे, 20% निकालोगे, 2 लाख आएगा। पहले ये बात क्लियर। तो करंट ईयर की जो टोटल सेल है आपकी वो है 12 लाख। ये क्लियर। आगे कह रहा प्रॉफिट फॉर द, अच्छा इसके बाद परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रेड्यूस बाय 2%। रेड्यूस बाय 2% का मतलब ये है कि जो आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंट है पहले तो वो निकालो, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर की सेल कितनी थी, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल। तो ये प्रीवियस ईयर का ही होता है सारा। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1 लाख, और इंटू में 100 भी होता है, अभी परसेंटेज निकाल। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है आपका, 1,20,000, और प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है आपकी, 10 लाख, इंटू क्या हो जाएगा, 100। जब इसको सॉल्व करोगे 40 से 40 ये गई आपकी, 00 से ये, तो ये आपका आ रहा होगा 12%। यही आ रहा है 12%। अब ये रेड्यूस हो गया बाय 2%, तो मैं बोलूं करंट ईयर का जो प्रॉफिट है आपका फिर वो 10% होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब 12 लाख का 10% बताओ कितना, 1,20,000। कितना हो गया, 1,20,000। 12 लाख का 10% हो गया 1,20,000। 12 लाख का 10% कितना हो गया, 1,20,000। तो ये भैया प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट। अब जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर कितना है, 3/10। लेकिन कितने महीने का मिलेगा, 10 महीने का मिलेगा। ये कहानी क्लियर। भाई 10 महीने काम के 10 महीने का शेयर मिलेगा ना। 10 से 10 उड़ा दो, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, और ये आपका आना चाहिए 30,000। किसका आ रहा था ये? आपको छोड़ के बाकी किसका आ रहा है, आपको तो पिक्चर भी नहीं ले रहा। ठीक है। अब देखो फिर से बता देता हूँ कंसेप्ट, मैं फिर से बता देता हूँ क्या था। जब हम सेल्स टर्नओवर का क्वेश्चन करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, जो प्रीवियस ईयर, जैसे कि मान लो प्रीवियस ईयर है हमारा 1 Jan 2021 टू 31 December 2021, ये प्रीवियस ईयर है, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर हमारा क्या हो गया, ये हमारा करंट ईयर है। अब मान लो पार्टनर की डेथ, जहां पर पार्टनर की जो डेथ हुई है, मान लो मिस्टर ए की जो डेथ हुई है वो कब हुई है, 31 मार्च 2022 को। तो सेल्स टर्नओवर में प्रीवियस ईयर की ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, दो सेल्स और प्रॉफिट, इसका यूज करके हम पहले फाइंड करते हैं प्रॉफिट परसेंट, जिसमें प्रॉफिट बाय सेल लेते हैं हम प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है आपका वो कितना है, 2,40,000। प्रीवियस ईयर की जो आपकी सेल है वो कितनी है, 12 लाख, इंटू क्या हो जाएगा, 100, 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा आपका 20%। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर इस पार्टनर की डेथ हुई है उस पॉइंट तक मान लो जो सेल है वो कितनी हुई है, 2 लाख। कितनी हुई है, 2 लाख। तो अगर मुझे यहां से प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट क्या होगा, वो आपका 20% इंटू करंट ईयर सेल टिल द पॉइंट पार्टनर साइड, दैट इज 2 लाख। समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये तो इसका कंसेप्ट है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, प्रॉफिट परसेंट, ये आपका आया था 12%, ये क्लियर। फिर क्वेश्चन में कहा था जो सेल है प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली उसका 20% इंक्रीज हो गई है, तो ये आपका आ गया 12 लाख। और जो प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली 2% रेड्यूस हो गया, तो ये हो गया 10%। तो आपने 12 लाख का 10% निकाला तो आपका टोटल प्रॉफिट शेयर आ गया, टोटल यानी कि सभी का। अब जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है आपने उसका शेयर निकाला, तो और कितने महीने का निकलेगा, 10 मंथ्स का, तो ये आपका आ गया 30,000। यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या करना था, यही करना था या कुछ और भी बोला है, जनरलाइज करना था। क्या ये चीज जो भी हो रही है टाइमली हो रही है,
साल के बीच में ही हो गया, साल के बीच में तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाया जाता है, P&L सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट। तो जब आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे तो बताओ क्या होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सारास कैपिटल अकाउंट। 30,000 आया था, 30,000, 30,000। गुड आउट, क्लियर है? ठीक है।